साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने और मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथियों मैं चाह रहा था कि BSTC DLED प्रथम वर्ष के छात्राध्यापकों के लिए जो कला शिक्षण का प्रश्न पत्र जो बनाया जाए, जो उसकी रूपरेखा तैयार की जाए, उसमें मैंने सोचा था कि 500 इकाइयाँ एक साथ एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा, लेकिन कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गई थी। उसके कारण मैं इकाई फर्स्ट का एक अलग वीडियो बनाया और द्वितीय और इकाई तृतीय का एक अलग वीडियो बनाया, और आज मैं अभी बना रहा हूँ इकाई चौथी और इकाई पाँचवीं। आपके इसके अंदर पूरी 5 इकाइयाँ हैं, तो चौथी और पाँचवीं इकाइयाँ आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। ध्यानपूर्वक पढ़ें। अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक और पास में एक सब्सक्राइब दिया हुआ उसके ऊपर एक जोर से अंगूठा मार दें। इतना काम आप कर लेना। मैंने भी आपके लिए बहुत मेहनत की है, आप अच्छे से अच्छे अंकों से पास हुए, यही मैं भगवान से दुआ और कामना करता हूँ। साथियों ध्यानपूर्वक एक एक शब्द और एक एक क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ें। इस विषय को आप हल्के में बिल्कुल मत लें। शुरू करते हैं। प्रदर्शनकारी कलाएं क्या है? ये इकाई चतुर्थ से हैं और 5 से। ध्यानपूर्वक पढ़ें। ये वीडियो आपके इकाई चौथी और पाँचवीं का है। प्रदर्शन कला के अंतर्गत वे सभी कलाएं समाहित हैं जिन्हें आंगिक, वाचिक व आहर्य व सात्विक के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है। साधारण, जिन्हें देखा, सुना या प्रदर्शित किया जा सके, वे सभी कलाएं प्रदर्शन कला के रूप में शामिल किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रदर्शनकारी या निष्पादन कला के सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या हैं? तो इसके महत्वपूर्ण घटक हैं अभिव्यक्ति, श्रवण, अवलोकन एवं अन्वेषण। अगला क्वेश्चन है, संगीत की संक्षिप्त परिभाषा लिखिए। तो गायन, वादन और नृत्य को संगीत कहा जाता है। गायन, वादन और नृत्य को संगीत कहा जाता है। संगीत के 2 रूपों के नाम लिखिए। तो पहला है क्रियात्मक संगीत और दूसरा है संगीत शास्त्र। ये DLED 17 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगीत के 2 रूप क्रियात्मक संगीत व संगीत शास्त्र में अंतर बताइए। तो क्रियात्मक संगीत में गायन, वादन तथा नृत्य की क्रियाएं आती हैं, जैसे लोरी, बाल गीत, प्रार्थना, ईश वंदना, सांस्कृतिक समारोह में नृत्य, वादन आदि। जबकि संगीत शास्त्र में संगीत, ध्वनि, स्वर, लय, ताल व संगीत के इतिहास आदि का अध्ययन किया जाता है। अगला है, स्वर को परिभाषित कीजिए। श्रुतियों से उत्पन्न वह स्वयंभू नाद जिसमें अनुरंजन हो, मन का रंजन हो और कर्णप्रिय हो, स्वर कहलाता है। अर्थात लगातार कंपन व नियमित आवृत्ति द्वारा उत्पन्न कर्णप्रिय मधुर ध्वनि स्वर कहलाती हैं, जो मन को प्रसन्न करती हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर मुख्य 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध अथवा प्राकृत स्वर और विकृत स्वर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपने दिमाग में फिट कर लें। राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख लोकगीत के प्रकार लिखिए। तो राजस्थान में गोरबंद, कुर्जा, मांड, कांगेशियो, जीरो, गणगौर, कांगा, लांगुरिया, बन्ना गीत, डिग्गीपुरी, ओड़ू, ये सब आपको मेरे ख्याल से पता है। लोक संगीत का सामाजिक महत्व क्या है बताइए। तो लोक संगीत समाज के सदस्यों के जीवन में रंग और खुशियाँ घोल देते हैं। ये जीवन को सरस, मधुर और आह्लादित बना देते हैं। ये जीवन में नया उत्साह और उमंग का संचार करते हैं। किसी पक्ष की प्रधानता के कारण लोक संगीत कभी पुराना नहीं पड़ता। तो भाव पक्ष की प्रधानता के कारण, किस पक्ष की प्रधानता के कारण लोक संगीत पुराना नहीं पड़ता? तो भाव पक्ष की प्रधानता के कारण लोक संगीत कभी पुराना नहीं पड़ता, वो सदाबहार बना रहता है। कौन सा मांड आज विश्व भर में राजस्थान की पहचान बन गया है? तो केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, यह मांड आज विश्व भर में राजस्थान की पहचान बन गया है। मांड गायन शैली की प्रमुख विशेषता बताइए। तो स्त्रियों द्वारा और राजसी सौंदर्य का वर्णन मांड गायन शैली की प्रमुख विशेषता है। अगला है, सितार वाद्य यंत्र के कोई 4 मुख्य भाग लिखिए। तो इसमें है तुम्बा, घुड़ज, धुड़ज, डांड और अट्टी। अगला है, लोक नृत्य क्या है? लोक नृत्य सरल स्वर्गम्य होते हैं। इसमें ताल, लय, भाव, भंगिमाओं का सर्जन स्वतः होता है। यह स्वसर्जित होते हैं। यह शास्त्रीय नियमों के बंधनों और सीमाओं से परे होते हैं। अगला है, पणियारी गीत विशेषतः कब गाया जाता है? पणियारी गीत राजस्थान की महिलाएं या स्त्रियां जब पानी लेने या भरने जाती हैं तब गाती हैं। अगला है,
राजस्थान के लोक नृत्यों के नाम लिखिए तो भारत के लोक नृत्यों के नाम तो गरबा और भांगड़ा। शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं तो भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है, कथक भी शास्त्रीय नृत्य है और कुचिपुड़ी भी शास्त्रीय नृत्य हैं। नाटकीकरण का क्या अर्थ है? नाटकीकरण से आशय है कि बच्चे किस कार्य को या पाठ को सक्रिय रूप से भागीदार करने लगे हैं। बहुत ज़्यादा कवायद करने या यांत्रिकी ढंग से दोहराव करने के बजाय ऐसा आत्मीयकरण भाषा को ज़्यादा अर्थपूर्ण और यादगार बना देता है। बच्चे अपने प्रदर्शन से दर्शक तक अपना प्रभाव छोड़ते हैं जो हमेशा यादगार बना देता है। स्वांग क्या है? तो स्वांग का अर्थ नकल करना। किसी भी कलाकार, नेता, अभिनेता, अच्छे व्यक्ति कार्य को देखकर उसी प्रकार नकल करना या अभिनय करना स्वांग है, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति एक अच्छा कलाकार, अभिनेता, नेता, अच्छा व्यक्ति बनना चाहता है। स्वांग किस राज्य से संबंधित है? स्वांग हरियाणा व पंजाब से लोक रंगमंच से संबंधित हैं या लोक रंगमंच हैं। पतन किसे कहते हैं? तो नाटक में पात्र रंगमंच पर अभिनय करते हैं। रंगमंच पर पात्रों के बोलने तथा वार्तालाप करने के विशेष तरीकों को कथोपतन कहते हैं। नाट्यशास्त्र के लिखने वाले लेखक का नाम लिखी तो नाट्यशास्त्र को लिखने वाले लेखक का नाम भरतमुनि था। सबको याद होगा, और नहीं याद है तो इसको याद कर लेना। ये क्वेश्चन बार बार पढ़ता है और कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में आ सकता है। अलगोजा एवं मजीरा की विशेषता बताइए। तो अलगोजा एवं मजीरा में इतना याद रखना है कि ये फूंक वाद है और ये बांसुरी की तरह होता है, उसको मुंह से फूंक मारकर बजाया जाता है। और मजीरा है जिसको इसी राजस्थानी या मारवाड़ी भाषा में उसको जिंजा कहते हैं, जो यहाँ पर हमारे मंदिरों में किसी जागरण, जम्मा, जोतों में बजाया जाता है, उसको हम मजीरा कहते हैं। तो मजीरा की यही विशेषता है और अलगोजा फूंक से बजाया जाता है, ये आप याद कर लेना। अगला है, नाटक का पाठ्यक्रम बच्चों के लिए क्यों रखा गया है? बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं जिन्हें कुमार रूपी समाज जिस सांचे में डालना चाहे डाल सकते हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए विद्यालयी शिक्षा में बच्चों के व्यक्तित्व के समग्र विकास हेतु कहानी, नाटक, कविता अथवा अन्य पाठ्य सामग्री रखी जाती हैं। नाटक के माध्यम से बच्चों में विभिन्न भूमिकाओं को निभाने की क्षमता का विकास किया जाता है, जिन्हें बच्चे बड़ी सहजता से सीख जाते हैं। इसी प्रकार नाटक का पाठ्यक्रम बच्चों में अभिनय क्षमता, आत्मविश्वास, भाषाई कौशल, बहुभाषिता, व्यक्तित्व का विकास आदि क्षमता का विकास होता है। इसलिए नाटक का पाठ्यक्रम बच्चों के लिए उपयोगी है। नाटक भाषा में आत्मीयकरण में किस तरह सहायक हैं? तो नाटक भाषा के आत्मीकरण में किस प्रकार सहायक हैं? तो नाटकीकरण बच्चों को यह मौका देता है कि वे उनके द्वारा पढ़े गए या सुने गए किसी पाठ में कोई भावना या व्यक्तित्व जोड़ सके। कोई भी शब्द, वाक्य या लघु संवाद लेकर बच्चों से उस चरित्र में बैठकर उसे अभिनीत करने के लिए कहने पर आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं। तुम्हारा नाम क्या है जैसे सरल वाक्य हैं, इसको कहने का ढंग और स्थान के अनुसार प्रत्येक भाव लिए हुए होता है। इस सवाल को एक पुलिस वाला किसी चोर से कैसे पूछेगा? इसी सवाल को कोई संत किसी आशावान बालक से कैसे पूछेगा? शब्दों का इस्तेमाल समझकर बच्चे इसे अपना लेते हैं और इस तरह भाषा का आत्मीयकरण कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की समयावधि बताइए। तो यह 50,000 वर्ष से 5,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। भारत में शैल चित्रकला का उद्गम किस काल से माना गया है? तो इसका उद्गम है जो 10,000 से 5,000 ईस्वी तक माना गया है। जादू टोने के चित्र किन गुफाओं में बने हुए? तो जादू टोने के चित्र है जो दक्षिण भारत में स्थित वायनाड के एडकल की गुफा में बने हुए हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रयुक्त रंग कौन से हैं? तो इसमें लाल, काले एवं सफ़ेद रंगों का प्रयोग किया गया है। आदि मानव ने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति किस प्रकार की? आदि मानव ने गुफाओं की दीवारों पर
कुरेद कर अथवा खनिज रंगों के टुकड़ों से रेखांकन का चित्र कर अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। तो प्रागैतिहासिक काल के अंदर 4 प्रमुख चित्र केंद्र थे, जो हैं सिंहनपुर रायगढ़ रियासत और होशंगाबाद मध्य प्रदेश, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश और चक्रधरपुर बिहार। भारतीय कला मंदिर किसे कहा जाता है? भारतीय कला मंदिर किसे कहा जाता है? तो भारतीय भित्ति चित्र परंपरा को विकसित रूप महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता गुफा के भित्ति चित्रों को भारतीय कला मंदिर कहा जाता है। अजंता गुफा निर्माण में चित्रण किन शासकों के समय हुआ था? तो अजंता गुफा निर्माण में चित्रण सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य और गुप्त शासकों के समय हुआ था। अजंता गुफा कितने तरह की गुफाएं हैं? तो इसमें 2 तरह की गुफाएं हैं, चैत्यगृह और विहार। चैत्यगृह में किसका चित्रण मिलता है? चैत्यगृह गुफा ध्यान और पूजन के लिए होती है। इन गुफाओं में बुद्ध की जातक कथा का विस्तार से चित्रण मिलता है। ये चित्रों को किसकी संज्ञा दी जाती है? तो अजंता के चित्रों को रेखीय भाव प्रधान चित्रों की संज्ञा दी जाती है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण राजा के सम्मुख समय याचना करती हुई दासी और आश्चर्य व्यक्त करते हुए व्यक्ति का चित्र। अगला है भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 40 किलोमीटर दूर दक्षिण में एक पहाड़ी है। होशंगाबाद भोपाल रेल मार्ग पर बरखेड़ा स्टेशन के निकट भीमबेटका की पहाड़ी है। भीमबेटका आपको इतना याद करना मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका के चित्रों में किन रंगों को प्रयुक्त किया गया था? तो भीमबेटका के चित्रों में रामरज, गेरू, हिरोंजी तथा खड़िया को प्रयुक्त किया गया था। कहीं कोयला या काजल का प्रयोग भी हुआ है। बाघ गुफाओं की चित्रशैली बताई। तो बाघ गुफाओं की चित्रशैली अजंता शैली का आधार रूप है, जो भगवान बुद्ध के पवित्र जीवन से संबंधित है। शोकाकुल स्त्री का चित्र किस गुफा में है? तो शोकाकुल स्त्री का चित्र बाघ की छोटी गुफा के दरवाजे पर अंकित है, जिसे सिम्य दुखपूर्ण मुद्रा में एक उच्च वर्गीय नारी का भी चित्रण है। मुगल काल चित्रकला के किस शासनकाल को स्वर्ण युग माना गया? तो मुगल काल चित्रकला के इतिहास में जहांगीर के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल में मुगल कालीन चित्रकला को बहुत प्रचलन था और उसका स्वर्ण युग माना गया। मुगल लघु चित्रों के प्रमुख विषय कौन कौन से रहे? तो मुगल लघु चित्रों के प्रमुख विषय दरबारी, जनजीवन, शिकारी, ऐतिहासिक घटनाओं और प्रकृति चित्रण रहे। मुगल चित्रशैली पर किन प्रमुख शैलियों का प्रभाव पड़ा? तो मुगल चित्रशैली पर ईरानी, भारतीय तथा यूरोपीय शैलियों का प्रभाव पड़ा। शाहजहाँकालीन चित्रशैली की कोई 2 विशेषता बताई। तो शाहजहाँकालीन चित्रकृतियों में दरबारी शिष्टाचार तथा ब्रह्मा तड़क भड़क पर अधिक ध्यान दिया गया। इस समय के चित्रों में यूरोपियन प्रभाव भी दिखाई देता है। भारत में मुगल शैली के प्रमुख केंद्र कहाँ थे? तो भारत में मुगल शैली के प्रमुख केंद्र दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर में थे। राजस्थानी चित्रशैली की उत्पत्ति किससे मानी गई? तो राजस्थानी चित्रशैली की उत्पत्ति जैन चित्रशैली अपभ्रंश से मानी गई है। मेवाड़ शैली का स्थान सर्वोपरि क्यों है? इसका आरंभिक केंद्र बताई। तो राजस्थान चित्रशैली का उद्भव एवं विकास मेवाड़ भूभाग से जाना जाता है। अतः राजस्थान चित्रकला में ऐतिहासिक परंपरा की दृष्टि से मेवाड़ शैली का सर्वोपरि स्थान है। मेवाड़ चित्रशैली का आरंभिक केंद्र चावंड रहा। मेवाड़ शैली की उपशैलियाँ कौन कौन सी हैं? तो देवगढ़, नाथद्वारा, उदयपुर, देसूरी और सावर, शाहपुरा और बोमठ, ये मेवाड़ शैली की उपशैलियाँ हैं। किसके शासनकाल में मेवाड़ चित्रशैली ने अपना उत्कर्ष प्राप्त किया? तो महाराजा 17वीं शताब्दी में जगत सिंह और राज सिंह के समय। मेवाड़ शैली का प्रमुख विषय क्या रहा? मेवाड़ शैली के चित्रों में भागवत और पुष्टि मार्गीय कृष्ण भक्ति का प्रभाव विषय काफी रूप में प्रभावित रहा। 17वीं शताब्दी में श्री कृष्ण को मेवाड़ शैली के रूप में विषय के रूप में चित्रित किया गया। मारवाड़ शैली का प्रधान केंद्र बताइए। तो मारवाड़ शैली का प्रमुख प्रधान केंद्र था जो पाली और जोधपुर रहा। ढूंढाड़ शैली की प्रमुख उपशैलियाँ कौन कौन सी थी? तो ढूंढाड़ शैली की प्रमुख उपशैलियाँ जयपुर, अलवर, उनियारा व शेखावटी आदि रही। कोटा शैली में बने दृश्यों में किस विषय वस्तु से संबंधित दृश्य चित्र विश्वविख्यात बन चुके हैं?
कोटा शैली में बने शिकार के संबंधित दृश्य चित्र विश्वविख्यात बन चुके हैं। किशनगढ़ शैली के चित्र किस पर आधारित रहे? तो किशनगढ़ शैली के चित्र वैष्णव संप्रदाय के आराध्य श्री राधा कृष्ण के जीवन पर आधारित हैं। कागड़ा शैली के चित्रों का मुख्य विषय क्या है? तो कागड़ा शैली के चित्रों का मुख्य विषय प्रेम, जो लय, शोभा और सौंदर्य के साथ दर्शाया गया है। प्रेम में वियोग और संयोग का बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है। पहाड़ी शैली के चित्रों की मुख्य विषय क्या हैं? तो गीत गोविंद, रसिक प्रिया, महाभारत, श्रीमद् भागवत कथा, रामायण, बारहमासा, नायक नायिका भेद, कृष्ण लीला, व्यक्ति चित्र, प्रकृति चित्रण से संबंधित चित्रों का अंकन पहाड़ी शैली के चित्रों से मुख्य विशेषता या मुख्य विषय हैं। भारत माता नामक चित्र अविंद्रनाथ द्वारा किस सन में बनाया गया? तो 1905 में। आधुनिक भारतीय कला का प्रारंभ कब से माना गया? तो आधुनिक भारतीय कला का प्रारंभ 1895 ईस्वी से 1920 ईस्वी के मध्य प्रचलित कला शैली से माना जाता है। कांसे की नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई? तो कांसे की नर्तकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। मौर्यकालीन मूर्ति शिल्प की विषय वस्तु क्या थी? तो मौर्यकालीन मूर्ति शिल्प की विषय वस्तु महाभारत काल से प्रचलित देवकुल प्रथा थी, जिसका उद्देश्य मर्त राजाओं की स्मरणीय पात्रों की मूर्ति बनाकर रखना तथा पूजा करना था। देवी देवताओं, यक्ष यक्षी, पशु आदि मौर्यकालीन मूर्ति शिल्प की विषय वस्तु थे। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह को किस मूर्ति शिल्प से लिया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह को मौर्य सम्राट अशोक के सारनाथ के स्तंभ सिंह शीर्षस्थ परग्राह से लिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। मौर्यकालीन चित्रकला पर विदेशी प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। तो सम्राट अशोक ने अपने शिल्पियों की सहायता से ईरान से कुछ अनुभवी मूर्तिकार बुलाए थे। ये अपने साथ निजी विचारधाराएं भी लाए थे, जिसके परिणाम स्वरूप मौर्यकालीन स्तंभों पर ईरानी प्रभाव पड़ा। स्तूप क्या है? इसकी विशेषता बताइए। बौद्ध काल में धार्मिक स्थापत्य के रूप में एक विशेष प्रकार के निर्माण का विकास हुआ, जिसे स्तूप कहा जाता है। इसका प्रयोग मृत व्यक्ति की समाधि पर निर्मित स्थापत्य हेतु किया जाता था तथा इसका आकार उल्टे कटोरे जैसे होता था। इंडो इस्लामिक शैली नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो 13वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के पश्चात जिस वास्तुशैली का उद्भव हुआ उसे वर्सी ब्राउन ने इंडो इस्लामिक शैली का कहा है। राजस्थान की मूर्ति कला विकास में किन शासकों का विशेष योगदान? तो राजस्थान की मूर्ति कला विकास में गुर्जर, प्रतिहार एवं परमार शासकों का विशेष योगदान रहा। संस्कृत साहित्य में योगदान देने वाले प्रमुख नाटकारों के नाम लिखिए। तो इसमें हैं कालिदास है, भास है, शूद्रक है, विशाखादत्ता है, बहुभूति आदि नाटकारों का विशेष योगदान रहा। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की शैली का वर्णन कीजिए। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की शैली व्यक्ति के आंतरिक उल्लास और आवेश से परिपूर्ण है। शैली यथार्थपूर्ण है। मूल रूप में इस काल के चित्र आदिम व्यक्ति के अनुभवों और उसकी आनंदपूर्व स्थितियों के सांकेतिक और लाक्षणिक नमूने हैं। यहाँ के अधिकांश चित्र रेखा चित्र कहे जा सकते हैं। कुछ रेखाओं से भी आदिमानव ने आसपास के दृश्य जगत के आकारों को व्यक्त कर दिया है। अजंता के चित्र किस चित्रण विधि के बने हुए हैं और अथवा में अजंता चित्रण विधि समझाइए। तो अथवा में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अजंता के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। अजंता के भित्ति चित्रण विशिष्ट तकनीकी से बनाए गए हैं। सर्वप्रथम गुफाओं का निर्माण करके उसकी दीवारों पर खड़िया, गोबर, बारीक बजरी आदि का लेप करके तैयार कर गुफा की खुरदरी दीवार पर प्लास्टर की तरह लगाया जाता था। प्लास्टर के ऊपर चूने का पतला लेप लगाकर चित्रण हेतु दीवार भित्ति को तैयार किया जाता था तथा गीले प्लास्टर पर ही खनिज रंगों द्वारा चित्रण किया जाता था। काले रंग के लिए काजल को काम में लाया जाता था। राजस्थान की किन्हीं दो चित्र शैलियों के नाम लिखिए। तो पहली है मेवाड़, जो प्रमुख शैली है मेवाड़, मारवाड़
हाड़ौती और मेवात। और इनकी उपशैलियाँ हैं, मेवाड़ की उपशैली है उदयपुर, देवगढ़, सावंड और नाथद्वारा। और मारवाड़ की उपशैली हैं जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, जैसलमेर और सिरोही। और हाड़ौती ये शैली है जो प्रमुख शैली है, इसकी उपशैली है कोटा, बूंदी, झालावाड़, दुगारी। और मेवात शैली है, इसकी प्रमुख उपशैलियाँ हैं जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी। अगला लास्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियों का वर्णन कीजिए। मोहनजोदड़ो में अनेक मूर्तियां मिली हैं जो मिट्टी, पत्थर, कांसे, तांबे, पीतल आदि की बनी है। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है जो उन्नत ढलाई का नमूना है। यहाँ से 2 धड़ भी मिले हैं जिनसे एक पुरुष धड़ की ऊंचाई 7 इंच है। वह बाहें कंधे पर अलंकृत युक्त साले ओढ़े हुए हैं। उनका धड़ नर्तकी का है जो अनुपातिक नहीं है। इसके अतिरिक्त एक योगी की मूर्ति मिली है जो ध्यानावस्थी तथा पद्मासन लगाए हुए हैं। सिंधुकालीन सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति कला की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो सिंधुकालीन मूर्तियां शिल्प निरूपण एवं अंग प्रत्यंगों के सुंदर गठन को अभिव्यक्त करती हैं। इन मूर्तियों में शारीरिक अनुपात एवं गठन का पूरा ध्यान रखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा उत्खनन केंद्रों से प्राप्त प्रतिमाएं उस युग के शैलीगत विशेषताओं व कलाकारों की प्रविधि के ज्ञान से अवगत कराती हैं। धन्यवाद मित्रों, जो भी इम्पोर्टेंट था आपको करा दिया सब कुछ। अब आपके ये कला सेक्शन का 9वां प्रश्न पत्र है और इसके बाद में एक लास्ट प्रश्न पत्र हैं जो आपके सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का है। अब आपके उसके भी 1-2 वीडियो आपको पूरे मिल जाएंगे। ध्यानपूर्वक पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, अच्छी तैयारी करें और रीट की भी आगे तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।